Hello everyone, this is Priyanka and welcome to my channel Live to Learn. So today we will discuss the solutions of chapter 17, that is stars and the solar system. Before that, please subscribe my channel and don't forget to press the bell icon. So the first question is, which of the following is not a member of the solar system? इनमें से कौन सा सोलर सिस्टम का मेंबर नहीं है? सो आंसर इज अ कॉन्सलेशन, क्योंकि बाकी जो सारे एस्टेरॉयड, सैटेलाइट एंड कोमेट ये सभी हमारे सोलर सिस्टम के ही पार्ट हैं, लेकिन कॉन्सलेशन एक ग्रुप ऑफ स्टार होता है जो कि एक रिकग्नाइजेबल शेप फॉर्म करता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, Which of the following is not a planet of the sun? इनमें से कौन सा सन का एक प्लेनेट नहीं है? सो आंसर इज सेरस, क्योंकि मरकरी, सैटर्न एंड अर्थ तीनों ही प्लेनेट हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फेजेस ऑफ द मून ऑक्यर बिकॉज, जो हमें मून के डिफरेंट फेजेस दिखाई देते हैं वो किस वजह से दिखाई देते हैं? सो आंसर इज ए, वी कैन सी ओनली दैट पार्ट ऑफ द मून विच रिफ्लेक्ट्स लाइट टुवर्ड अस, क्योंकि हम मून का सिर्फ वही हिस्सा देख पाते हैं जहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट होती है और अर्थ पर पहुँचती है, तो इसलिए हमें मून के डिफरेंट फेजेस दिखाई देते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फिल इन द ब्लैंक्स. The planet which is farthest from the sun is dash. तो वह प्लेनेट जो सूर्य से सबसे दूर है वो है नेपच्यून. The planet which appears reddish in color is Mars. तो जो मार्स प्लेनेट है वो लाल रंग का दिखाई देता है क्योंकि उस पर आयरन ऑक्साइड की परसेंटेज ज़्यादा है. A group of stars that appears to form a pattern in the sky is known as constellation. तो वह स्टार्स का ग्रुप जो एक रिकग्नाइजेबल शेप बनाता है लाइक अर्सा मेजर, ओरियन, तो उसे हम कॉन्सलेशन कहते हैं. A celestial body that revolves around a planet is known as satellite. तो कोई भी ऐसी सेलेस्टियल बॉडी जो स्पेस में किसी भी प्लेनेट के अराउंड मूव करती है तो वो उसका नेचुरल सैटेलाइट होता है. सो इट इज सैटेलाइट. शूटिंग स्टार्स आर एक्चुअली नॉट स्टार्स, क्योंकि जो शूटिंग स्टार्स होते हैं वो एक्चुअल में स्टार्स नहीं होते. जो मेट्योर्स होते हैं उन्हीं को हम शूटिंग स्टार्स बोलते हैं, क्योंकि जब वो हमारे एटमॉस्फेयर में एंटर करते हैं तो बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन वो बर्न होना स्टार्ट करते हैं. तो जब उनके अंदर की जो गैसेस होती हैं वो वेपराइज होती हैं तो हमें स्टार्स के लाइक उनमें शाइन दिखती है, तो इसलिए हम उनको शूटिंग स्टार्स कहते हैं. एस्टेरॉइड्स आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड जुपिटर. सो जो एस्टेरॉइड्स की बेल्ट होती है वो बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स मार्स और जुपिटर के बीच में ही पाई जाती है. नेक्स्ट इज, मार्क द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एज ट्रू और फॉल्स. तो आपको स्टेटमेंट्स को पढ़ना है और बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है एंड कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है. ए, पोल स्टार इज अ मेंबर ऑफ द सोलर सिस्टम. सो इट इज़ फॉल्स, क्योंकि जो पोल स्टार है वो एक स्टार है एंड इट इज नॉट द मेंबर ऑफ सोलर सिस्टम. बी, मरकरी इज द स्मॉलेस्ट प्लेनेट ऑफ द सोलर सिस्टम. सो इट इज़ ट्रू. जो मरकरी है वो हमारे सोलर सिस्टम का सबसे छोटा ग्रह है. यूरेनस इज द फार्थेस्ट प्लेनेट इन द सोलर सिस्टम. जो यूरेनस है वो हमारे सोलर सिस्टम में सबसे दूर है. सो इट इज़ फॉल्स, क्योंकि यूरेनस नहीं, वो ग्रह नेपच्यून है जो हमारे सोलर सिस्टम में सबसे दूर है. इनसेट इज एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट. सो इट इज़ ट्रू, क्योंकि जो इनसेट सैटेलाइट है वो मैन मेड है एंड दैट्स वाई इट इज़ आर्टिफिशियल सैटेलाइट. देयर आर 9 planets इन द सोलर सिस्टम. सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, क्योंकि हमारे सोलर सिस्टम में 8 planets हैं. कॉन्सलेशंस ओरियन कैन बी सीन ओनली विद द टेलीस्कोप. सो इट इज़ फॉल्स, क्योंकि ओरियन को हम विदाउट टेलीस्कोप भी देख सकते हैं. सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. Next question is, match items
इन कॉलम ए विद वन और मोर आइटम्स इन कॉलम बी। आपको कॉलम ए में दिए गए आइटम्स को कॉलम बी में दिए गए आइटम्स से मैच करना है, और ये आइटम्स एक या एक से ज़्यादा भी आप मैच कर सकते हैं। सो आंसर इज इनर प्लैनेट्स इज मार्स एंड अर्थ। तो जो इनर प्लैनेट्स हैं यानी कि जो नियर बाय सन है वो मार्स और अर्थ हैं। आउटर प्लैनेट्स सैटर्न। वहीं पर कॉन्स्टलेशन की अगर हम बात करें सो ग्रेट बियर एंड ओरियन भी एक रिकग्नाइजेबल शेप बनाते हैं, सो दीज आर द कॉन्स्टलेशन। सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। सैटेलाइट वो होता है जो किसी भी प्लेनेट के अराउंड मूव करता है, सो अर्थ का सैटेलाइट है मून। नेक्स्ट इज इन विच पार्ट ऑफ द स्काई कैन यू फाइंड वीनस इफ इट इज़ विजिबल एज एन इवनिंग स्टार। तो आप वीनस को आकाश में किस दिशा में देखते हो और क्या यह एक इवनिंग स्टार की तरह आपको विजिबल होता है। सो जो वीनस होता है उसे हम वेस्टर्न पार्ट में देखते हैं, वो हमें वेस्टर्न पार्ट में दिखाई देता है स्काई में, और क्योंकि वह हमें आफ्टर द सनसेट दिखाई देता है इसलिए हम उसको इवनिंग स्टार भी कहते हैं। नेम द लार्जेस्ट प्लेनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। तो सोलर सिस्टम में जो सबसे लार्जेस्ट प्लेनेट है दैट इज जुपिटर। तो जुपिटर इज द लार्जेस्ट प्लेनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज कॉन्स्टलेशंस, नेम एनी टू कॉन्स्टलेशंस। तो कॉन्स्टलेशन क्या होते हैं, उनमें से आपको दो के नाम लिखने हैं। तो आकाश में ऐसे ग्रुप ऑफ स्टार्स जो एक रिकग्नाइजेबल पैटर्न बनाते हो या रिकग्नाइजेबल शेप बनाते हो, यानी कि ऐसी शेप जो आप देखकर आपको किसी से रिजेंबल कर सकते हो, लाइक स्पून, शिकारी, इस तरह की जो पैटर्न शो करते हैं उन्हें हम कॉन्स्टलेशन कहते हैं। और ऐसे दो कॉन्स्टलेशंस के नाम हैं अर्सा मेजर एंड ओरियन। नेक्स्ट, ड्रॉ sketches to show the relative position of prominent star in Ursa Major and Orion। तो आपको अर्सा मेजर एंड ओरियन की पिक्चर को ड्रॉ करना है और उसमें जो स्टार्स हैं उनको शो करना है कि वो किस किस पोजीशन पे हैं। तो यहाँ पर आप आसानी से देख पा रहे हो कि जो अर्सा मेजर है उसमें 7 स्टार शो हुए हैं और जो ओरियन है उसमें 8 स्टार्स आपको दिखाए गए हैं। तो आप सेम अपनी नोटबुक में ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट, नेम 2 ऑब्जेक्ट्स अदर देन प्लैनेट्स विच आर मेंबर ऑफ द सोलर सिस्टम। प्लैनेट्स के अलावा सोलर सिस्टम के कोई 2 मेंबर्स के आपको नाम लिखने हैं। सो मेटेओर्स एंड एस्टेरॉइड्स आर ऑल्सो द मेंबर ऑफ द सोलर सिस्टम। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन हाउ यू कैन लोकेट द पोल स्टार विद द हेल्प ऑफ अर्सा मेजर। तो अगर आप अर्सा मेजर्स आपको स्काई में दिखाई दे रहा है तो उसकी वजह से आप पोल स्टार को कैसे लोकेट करोगे। जो अर्सा मेजर के जो लास्ट 2 स्टार होते हैं जैसा पिक्चर में आपको दिखाया गया है, अगर आप वहाँ से सीधे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हो एक इमेजनरी, तो आपको एंड पॉइंट पर एक शाइनिंग स्टार दिखाई देता है और वही पोल स्टार होता है। और जो ये दूरी होती है बिटवीन द अर्सा मेजर स्टार एंड द पोल स्टार वो होती है, जितनी अर्सा मेजर के दोनों स्टार के बीच में दूरी होती है उसकी 5 गुना जो दूरी होगी वहाँ पर पोल स्टार आसानी से आप लोकेट कर सकते हो। तो इस तरह हम अर्सा मेजर के जो एंड 2 स्टार्स होते हैं उनकी हेल्प से इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करके पोल स्टार को लोकेट कर सकते हैं। नेक्स्ट, डू ऑल द स्टार्स इन द स्काई मूव, एक्सप्लेन। क्या आकाश में सभी तारे गति करते हैं, आपको बताना है। तो आकाश में तारे गति नहीं करते, लेकिन जो अर्थ है हमारी वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ रोटेट करती है, इसलिए हमें सभी स्टार ईस्ट से वेस्ट की तरफ रोटेट होते हुए प्रतीत होते हैं, लेकिन वो एक्चुअल में गति नहीं करते। और जो पोल स्टार है क्योंकि वो अर्थ की एक्सिस के बीच में है, तो इसलिए जब अर्थ रोटेट करती है तो वो मिडल में ही रहता है और इसलिए वो हमें मूव करता हुआ दिखाई नहीं देता। नेक्स्ट, वाई इज़ द डिस्टेंस बिटवीन स्टार्स एक्सप्रेस्ड इन लाइट ईयर्स। जो तारों के बीच का डिस्टेंस होता है उसको हम लाइट ईयर्स में क्यों डिफाइन करते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द स्टेटमेंट दैट अ स्टार इज़ 8 ईयर्स अवे फ्रॉम द अर्थ। तो अगर आपको बोला जाए कि कोई तारा पृथ्वी से
8 ईयर्स दूर है, तो इससे आप क्या समझते हो? तो जो स्टार्स होते हैं वो पृथ्वी से बहुत ज़्यादा दूर हैं, इसलिए हम उस दूरी को किलोमीटर में नहीं मेज़र कर सकते क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा हो जाएगी। इसलिए जो लॉन्ग डिस्टेंसेस होते हैं उनको लाइट ईयर्स में मेज़र किया जाता है। मीन्स एक साल में लाइट द्वारा जितनी दूरी तय की जाती है उसे एक साल या एक लाइट ईयर कहा जाता है, और जो एक लाइट ईयर होता है वो 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर होता है। अगर यह कहा जाता है कि कोई तारा 8 लाइट ईयर्स दूर है पृथ्वी से, तो इसका मतलब है कि वहाँ से लाइट को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 साल लग जाते हैं। इसलिए ये कहा जाता है कि कोई स्टार अर्थ से 8 लाइट ईयर दूर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रेडियस ऑफ द जुपिटर इज 11 टाइम्स द रेडियस ऑफ द अर्थ। जुपिटर का जो रेडियस है वो अर्थ के रेडियस से 11 गुना है। तो कैलकुलेट द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द जुपिटर एंड द अर्थ। तो आपको अर्थ और जुपिटर के वॉल्यूम का रेशियो कैलकुलेट करना है और बताना है कि हाउ मैनी अर्थ्स कैन जुपिटर एकोमोडेट। जुपिटर के अंदर कितनी अर्थ आ सकती हैं। तो अर्थ का वॉल्यूम, क्योंकि अर्थ एक स्फीयर की तरह है, तो 4/3 πr³। वहीं पर अगर हम रेडियस ऑफ द जुपिटर देखें तो दैट इज 11r। तो वॉल्यूम ऑफ द जुपिटर इक्वल हो गया 4/3 पाई, और आर की अगर वैल्यू रखेंगे तो आर हमारा 11r है, तो 11r³। तो जब हम 4/3 पाई r³ को एक तरफ लेंगे और 11 की क्यूब को सोल्व करेंगे तो 11 की क्यूब होती है 1331। तो हमारी वैल्यू आ गई 1331 और 4/3 पाई r³। और जब हमें दोनों की रेशियो निकालनी है तो हम दोनों के वॉल्यूम को डिवाइड करेंगे, मीन्स वॉल्यूम ऑफ जुपिटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ अर्थ। तो वॉल्यूम ऑफ जुपिटर हमारा आया है 1331 इंटू 4/3 पाई r³, और अर्थ का वॉल्यूम ऊपर आप देख रहे हो 4/3 पाई r³। तो 4/3 पाई r³ दोनों कॉमन है तो आपस में कट जाएंगे और हमारे पास बचता है 1331। इसका मतलब है एक जुपिटर के अंदर 1331 अर्थ आ सकती हैं। Bujo made the following sketch of the solar system. Is the sketch correct? If not, correct it. यहाँ पर बूझो ने एक स्केच बनाया हुआ है, तो आपको बताना है कि क्या ये स्केच ठीक है, क्या इसमें जो प्लेनेट दिए गए हैं उनकी पोजीशन ठीक बनाई गई है। अगर नहीं तो आपको सही पोजीशन में उन प्लेनेट्स को ड्रॉ करना है। सो करेक्ट आंसर है, क्योंकि जो बूझो ने स्केच बनाया उसमें जो प्लेनेट्स हैं उनकी पोजीशन को उसने आगे पीछे कर दिया है। तो इस तरह से जो पोजीशन होगी फ्रॉम सन से डिफरेंट प्लेनेट्स की वो होगी मरकरी, देन वीनस, अर्थ, मार्स, और मार्स और जुपिटर के बीच में एस्टेरॉयड बेल्ट प्रेजेंट होती है। सो मार्स के बाद एस्टेरॉयड बेल्ट्स हैं एंड देन जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। तो इस तरह से हम इस स्केच को ड्रॉ करेंगे। Okay students, hope you understood the solution of this chapter. So please like, share and comment on the video, subscribe my channel and don't forget to press the bell icon. Thank you so much.